गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सुनो, इसको थोड़ा सुलझा देना। हाँ भाई, फाइनल ईयर। आज से आप लोगों का टाइम मॉर्निंग में कर दिया गया है ना। चलिए फिर, कल हम लोग बात कर रहे थे राहुल। चलो ठीक है। हाँ भाई, हम लोग बात कर रहे थे एसिडियंस लार्वा के बारे में। ठीक है, एसिडियंस लार्वा में मैम ये हम लोगों की क्लास में है कृष्णा वगैरह? ये आई डोंट थिंक सो। ओके, हरिंकल तो है। देखिए, पहली बात, ये कृष्णा एंड राहुल, बेटा ये जूलॉजी की क्लास चल रही है। ठीक है, आप लोगों का नाम मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। एंड विनय, बेटा ये फर्स्ट ईयर नहीं है, फाइनल ईयर है, देखे आप। ठीक है, आप लोगों का टाइमिंग बाद में है ना। चलिए फिर, हाँ भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे एसिडियंस लार्वा के बारे में। एसिडियंस के बारे में हम लोगों ने कल काफी हद तक स्टडी भी किया था कि इसमें मेटामॉर्फोसिस कौन सा होता है। इसमें होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कल काफी कुछ स्टडी किया था, तो चले आज देख लेते हैं कुछ।
हाँ भाई, फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग कल बात कर रहे थे इसके मेटामॉर्फोसिस के बारे में, ठीक है। इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो होता है आपका कौन सा, प्रतिगामी कायांतरण, ओ सॉरी आई मीन टू से रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। जब हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो उसमें कल बताया था कि रेट्रोग्रेसिव मीन क्या होगा, जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स जो उसके लार्वल फॉर्म में तो थे, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उसमें क्वाड्रेट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगते हैं, ठीक है। कल आपको बताया था कि जिस तरह से उसका जो लार्वा फॉर्म होता है वो कैसा होगा, स्टार्टिंग में लार्वल फॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका लार्वा फॉर्म होता है एक तो फ्री स्विमिंग, ठीक है, फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव, ठीक है। जब जिस तरह से जब ये लार्वा फॉर्म में होता है तो फ्री स्विमिंग होता है, फोटो पॉजिटिव होता है, जियो नेगेटिव होता है, ये तो इसका मतलब भी बताया था कल। अब 3-4 घंटे के बाद में क्या होता है, ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। मतलब ये हम लोगों ने कल बताया था ना, जैसे इसका डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से लार्वल फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पर एम्पुली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, एडिसिव एम्पुली बताए थे ना, जिसकी मदद से ये किसी भी बेस पर इस तरह उल्टा खड़ा हो जाता था, इस तरह से, यही कल बताया था, है ना। तो अब इसमें होगा क्या क्लास, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें 2 टाइप्स के मेटामॉर्फोसिस के बारे में, ठीक है। तो 3-4 घंटे के बाद एक तो ये हो जाता है सेसाइल, फोटो पॉजिटिव एंड जियो सॉरी फोटो नेगेटिव एंड जियो पॉजिटिव, ठीक है। अभी देखिए इसमें मैंने क्या किया है, ये जो डायग्राम है ये शो करता है आपका क्या, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को। मतलब अब इसमें धीरे धीरे वो कैरेक्टर्स जो किसके होते हैं, जो होंगे आपके क्वाड्रेट्स के, वो धीरे धीरे यहाँ पे इनविजिबल होने लगते हैं। कल बताया भी था इसके बारे में थोड़ा सा कि इसमें इसकी जो टेल होती है, ठीक है, उसका टेल वाला पोर्शन जो है वो धीरे धीरे डैमेज होता है, मतलब टूट जाएगा, और बाकी का जो होगा, जो रह जाता है टेल का वो पोर्शन, ठीक है, उसको इसकी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसीलिए लिखा है रीएब्जॉर्प्टिव टेल, ठीक है। क्या कर लिया जाता है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके साथ में ये जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है क्लास, ये होती है हमेशा फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं, है ना, हम पता है भाई फेगोसाइटिक सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं वो इस काम को करती है एब्जॉर्ब करने का इसमें, ठीक है। साथ में इसमें भाई अगर आप लोगों को याद हो तो इसके लार्वल फॉर्म्स में इसके कैरेक्टर्स क्वाड्रेट्स के कौन कौन से होते हैं, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके वो सब क्या होने लगती है, इनविजिबल होने लगती हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये चीज जो है क्या है, इट इज द डीजेनरेटिंग नोटोकॉर्ड, मतलब अभी नोटोकॉर्ड जो है वो अब धीरे धीरे इनविजिबल होने लगी है, ठीक है। कल आपको जो लार्वल फॉर्म बताया था तब ये बताया था कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, टेस्ट, ठीक है। ये तो हम लोग वैसे भी जानते ही हैं कि भाई हर्डमानिया जो है उस पर क्या प्रेजेंट रहता है, टेस्ट प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर हम बात करें उसके लार्वल फॉर्म की, ठीक है, तो लार्वल फॉर्म का जो टेस्ट होगा वो उसकी होल बॉडी पर प्रेजेंट था, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर इसका लार्वल फॉर्म था, उसके पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर था उसके चारों तरफ प्रेजेंट था। इसकी वजह से क्या होता है कि वो बिल्कुल भी मतलब फीडिंग के लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, ये टेस्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट। लेकिन जैसे ही इसमें धीरे धीरे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है तो उस दौरान क्या होगा, जैसे ये नीचे की तरफ इस तरह उल्टा चिपकता है किसी भी बेस से, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, एडिसिव पेपिली। तो एडिसिव पेपिली जो होंगे वो भी इनविजिबल हो जाएंगे। साथ में जो हार्ट है आपका, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन इस पर स्टार्टिंग में रेट्रोग्रेसिव में क्या होगा, पेरिकार्डियम नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, पेरिकार्डियम फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। इस पर जो एक टेस्ट का एक लेयर, एक कवरिंग रहती है, धीरे धीरे वो कवरिंग जो होती है वो इसके माउथ वाला पार्ट जो है, मतलब कौन सा वाला, ब्रेंकियल सैक वाला पार्ट, ठीक है, वहां से वो टेस्ट वाला जो पोर्शन रहता है वो हट जाता है। वहां से क्या चीज हट जाएगा, टेस्ट का जो पोर्शन होता है ब्रेंकियल सैक पर
वो हट जाएगा, लेकिन बाकी की बॉडी स्ट्रक्चर पर यस, वहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, टेस्ट प्रेजेंट रहेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं रेट्रोग्रेसिव की। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का ये डायग्राम, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, आप लोगों को अगर याद हो तो इसमें क्या चीज प्रेजेंट है, ये एंडोस्टाइल, फेरिंग्स। फेरिंग्स को अगर किस पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो पेरीफेरेंजियल बैंड्स होते हैं, राइट। कौन कौन से, प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल जोन, मतलब आपका ब्रैंकियल सैक। तो डायरेक्ट यहाँ पर फेरिंग्स के नाम से डिवाइड किया है मैंने, ठीक है, क्योंकि फेरिंग्स को तो हम डिवाइड करते थे पेरीफेरेंजियल बैंड्स के थ्रू। अब यहाँ क्या है, स्टमक पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इसलिए पूरा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपका एट्रियोपोर होता है। क्या प्रेजेंट रहता है रेट्रोग्रेसिव में, एट्रियोपोर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन क्लास अब पता होगा क्या, ये जो एट्रियोपोर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, बाकी का जब जैसे जैसे वो एडल्ट की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे वो यहाँ से क्या होगा, एडल्ट की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे क्या देखते हैं हम लोग कि इसमें ये जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये काफी हद तक क्या होने लगते हैं, इनविजिबल होने लगते हैं। जैसे एट्रियोपोर के जो यहाँ पे सेल्स थे वो क्या होने लगेंगे, वो धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ना बंद हो जाते हैं। कैसे बंद हो जाएंगे, अब जैसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होती है सेल्स, बढ़ेंगे कैसे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, लेकिन होता क्या है, मतलब आई मीन टू से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, इस वे में बढ़ती है। लेकिन एट्रियोपोर वाला जो पोर्शन रहता है, यहाँ की सेल्स थोड़ा डिफ्रेंशिएट होना धीरे धीरे बंद कर देती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, बाकी का सोचिएगा, ये बाकी का पूरा ये अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन ये वाला पोर्शन ग्रो करना बंद कर दे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का ये जो पोर्शन है, यहाँ की जो सेल्स है, ये अपने 90 डिग्री एंगल पर घूम जाएंगे। खुद सोचकर देखें आप, अगर आपके पास कोई भी एक, आप कोई भी एक को ले लीजिए, सपोज कीजिए ये है, यहाँ पर अगर आपका पूरा ये इंक्रीज हो रहा है, इसमें ब्लू वाला पार्ट जो है ये अगर इंक्रीज नहीं होगा, तो भाई स्ट्रक्चर में तो बहुत ह्यूज इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा ना। तो सिमिलरली इसमें क्या होता है, ये एट्रीपोर वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ की सेल्स डिफ्रेंशिएट करना बंद कर देती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि एट्रीपोर वाला पोर्शन जो है वो धीरे धीरे 90 डिग्री के एंगल पर आ जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपसे यही कहा था कि इसमें एट्रियोपोर, आई मीन टू से जो एट्रियल अपर्चर, ठीक है, एट्रियल अपर्चर एंड ब्रैंकियल अपर्चर, ये दोनों बहुत अलग टाइप की सिमेट्री शो करते हैं, राइट। एक तो आपके यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक आपके यहाँ, है ना, इस टाइप की बताया था स्टार्टिंग में एकदम, राइट। याद आ रहा है ना कुछ, क्यों भावना, याद आ रहा है कुछ बेटा, कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में हर्डमानिया जब पढ़ाया था तब ये कहा था जो एट्रियल अपर्चर है और ब्रैंकियल अपर्चर, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अलग टाइप की सिमेट्री शो करते हैं। एक आपके यहाँ ऊपर डोर्सल रीजन पे रहता है, गुड, यस मैम, रिंकल, है ना, और एक आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज किसकी वजह से हो पाता है, ये हो पाता है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ की सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होना धीरे धीरे बंद कर देती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो ये तो बात रही इसकी किसकी, रेट्रोग्रेसिव की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में। प्रोग्रेसिव मतलब ये तो रही आपकी रेट्रोग्रेसिव, जिसमें क्वाड्रेट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, इनविजिबल होने लगेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की, कि यहाँ पर आने के बाद अब जो इनमें कैरेक्टर्स आए हैं, अब उनमें होगा सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रोग्रेस होगी, ठीक है, सिर्फ प्रोग्रेस होगी। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर वो चीजें रिवाइंड हो रही थी। रेट्रोग्रेसिव में है ना, वो कैरेक्टर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन आपके प्रोग्रेसिव में क्या होगा, जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जो आपके कैरेक्टर्स थे उनमें से वो सिर्फ प्रोग्रेस ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने ये दो टर्म लिखे हैं, रेट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये दोनों टाइप के हैं। अब जरा देखते हैं, अगर हम बात करें इसकी प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में, तो देखिए मैंने आपको कल बताया था इसमें सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, कौन कौन से थे, दो थे, ऑटोसिस्ट एंड
ओसिलाई, बताए थे ना, दो ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं, एक ऑटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ऑटोसिस्ट होता है आपका सेंसरी ऑर्गन, मतलब एक तरीके से फुट रिसेप्टर का काम करता है, लेकिन ओसिलाई जो होता है फुट रिसेप्टर का काम करता है, ऑटोसिस्ट इक्विलिब्रियम का काम करता है, मतलब उसका संतुलन का काम करता है ना। तो यहाँ पर ये ही दोनों चीजें डैमेज होने लगती है, मतलब धीरे धीरे इनविजिबल होने लगेगी आपकी प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में। देखिए, डीजेनरेटिंग ऑटोसिस्ट, दिस वन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये तो आपको पता ही है, जो टेल थी वो तो अब पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, इनविजिबल हो चुकी है, लेकिन साथ में इसके पूरे होल बॉडी पर क्या चीज आ जाता है, टेस्ट की कवरिंग रहती है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ नहीं प्रेजेंट रहेगी, जो उसका ब्रेंकियल अपर्चर वाला पोर्शन होता है, मतलब जहाँ उसका माउथ वाला पोर्शन होगा, वहां पर टेस्ट प्रेजेंट नहीं होती। साथ में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, यहाँ पर 4 एक्टोडर्मल एम्पुली देखने को मिलती हैं। ये देख रहे हैं आप बड़े, ठीक है। ये एक्टोडर्मल एम्पुली जो होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के, मतलब 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है लार्ज, ठीक है, और 2 इनके साथ में 4 लार्ज के साथ में 2 छोटी छोटी और प्रेजेंट होती है एक्टोडर्मल एम्पुली। ये देखें, 1 ये रही, मतलब एक ये, ठीक है। 4 तो आपकी लार्ज साइज एक्टोडर्मल एम्पुली है, और 2 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ पे 2 छोटी छोटी मतलब स्मॉल साइज एक्टोडर्मल एम्पुली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये डायग्राम? देखिए, अगर हम बात करें इसमें इसके एडल्ट फेज में, ठीक है, तो एडल्ट फेज में इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, एक तो न्यूरल ग्लैंड है ना, क्योंकि न्यूरल ग्लैंड अगर आप लोगों को याद हो तो जब एक्सक्रीशन बताया था तब ये कहा था इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन हेल्प करता है, गुड, कौन हेल्प करता है, न्यूरल ग्लैंड हेल्प करती है। तो एडल्ट में हमेशा क्या चीज बन जाती है, न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल गैंग्लिया, ये सब चीजें इसमें इजीली देखने को मिलेंगी, ठीक है। और साथ में आप लोगों को पता है कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर ब्रैंकियल सैक जो बनता है उसमें क्या प्रेजेंट हो जाता है, सीलिया। किसमें होंगे, जो आपके स्टोमोसिस जो बनाए थे, है ना, ब्रैंकियल सैक में स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मेटा में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं हमें किसमें, इसके प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में। और साथ में इसमें जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम आ जाता है जब ये एडल्ट होता है तब, ठीक है। यहाँ पर मैंने हार्ट बनाया था विदाउट पेरिकार्डियम, लेकिन जैसे जैसे वो क्या करता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, वैसे वैसे उस पर पेरिकार्डियम भी आ जाता है। और साथ में इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सब भी धीरे धीरे इसमें डेवलप होने लगता है, जबकि उसके लार्वा फॉर्म में वो सब चीजें नहीं थी। समझ में आ रहा है? अब एसिडियन लार्वा क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं आई थिंक? ठीक है, तो चलें फिर, यहाँ कंप्लीट होता है आपका एसिडियन लार्वा। एसिडियन लार्वा एंड देयर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, यहाँ पर ये आपका टॉपिक क्लियर होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, इसमें आता है आपका सिफेलोकॉड्रेटा, ठीक है। सिफेलोकॉड्रेटा में हम बात करेंगे एम्फियोक्सिस के बारे में। एम्फियोक्सिस को हम और किस नाम से जानते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से जानेंगे, ठीक है। सिफेलोकॉड्रेटा दिख रहा है ना, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे किसकी, ब्रैंकियोस्टोमा मतलब एम्फियोक्सिस के बारे में, ठीक है।
देखिए पहले सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब समझते हैं हम। देखिए अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो मुझे यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलेगी, फर्स्ट इज सिफेलो, सेकंड इज कॉर्डेटा। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा मीन क्या हो जाता है, सिफेलो मीन होता है इसमें कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, कॉर्डेट्स के मेनली 3 कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, वही फेरेंजियल स्लेट्स इसमें और आपके नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये सब चीजें प्रेजेंट रहती हैं किसी न किसी स्टेजेस में। लेकिन जब हम बात करें सिफेलोकॉर्डेट की तो इसमें कॉर्डेट के जो कैरेक्टर हैं, जो मतलब नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट रहती है वो इसमें पूरी इसको सिफेलो में प्रेजेंट रहती है। सिफेलो मीन होता है एक्चुअली इसका हेड। हम लोग अगर आपको याद हो जब हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसकी बॉडी जनरली 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड टेल में। ठीक है, लेकिन जब हम सिफेलो का मतलब हो जाता है इसमें हेड एंड थोरैक्स दोनों, सिफेलम। ठीक है, सिफेलो वर्ड का मतलब क्या होता है, सिफेलम, जिसमें हेड एंड थोरैक्स दोनों आते हैं। तो यहाँ पर कॉर्डेट के जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके हेड रीजन तक जाते हैं। ठीक है, जबकि इससे पहले हमने जो स्टडी किया था यूरोकॉर्डेटा, उसमें कॉर्डेट के जो कैरेक्टर थे वो सिर्फ और सिर्फ उसके टेल रीजन में थे, है ना, पूरी होल बॉडी में तो थे नहीं। लेकिन सिफेलोकॉर्डेट का मतलब होता है इसमें कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ होंगे, उसके हेड रीजन तक जाएंगे। ठीक है, और वो तो आप जानते ही कौन कौन से हैं भाई। ठीक, तो चलें, ये तो क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं अपनी ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पलास। ठीक है, पलास नाम था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब पहली बार इस ब्रैंकियोस्टोमा को देखा था, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा को जब फर्स्ट टाइम देखा इन्होंने तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो एनिमल है ब्रैंकियोस्टोमा, ये एम्फिऑक्सिस, ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों को एक ही नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ब्रैंकियोस्टोमा एक्चुअली ये है मॉलस्क, मॉलस्का का एनिमल मानकर उन्होंने उसको मॉलस्क में रख दिया था ब्रैंकियोस्टोमा को। ठीक है, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था कोस्टा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये मॉलस्क का एनिमल नहीं है, ये एक अलग कॉर्डेट में आता है और उसको नाम दिया था ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, ये कोस्टा ने क्या किया था, उन्होंने कहा ये मॉलस्क का नहीं है बल्कि ये अलग आपके अलग उसमें आता है कॉर्डेट में। ठीक है, और उसका नाम ब्रैंकियोस्टोमा कोस्टा ने ही दिया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था येरेल। क्या नाम था, येरेल। ठीक है, येरेल ने ये कहा कि देखिए ये जो कैरेक्टर है, मतलब जो ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो यस मॉलस्क तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया था एम्फिऑक्सिस। ठीक है, क्या नाम दिया था उसको, एम्फिऑक्सिस। ठीक है, एम्फिऑक्सिस नाम दिया था येरेल ने। कभी कभी इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताएं आप ब्रैंकियोस्टोमा नाम किसने दिया था या फिर एम्फिऑक्सिस ये नाम किसने दिया था। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में आपको पता होनी चाहिए। तो चलें फिर एक बार फिर देखते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में, आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में अभी तक हमने यूरोकॉर्डेटा के बारे में स्टडी किया था जब, तो उसमें हर्डमानिया पढ़ा था, राइट। अब हम स्टडी करने वाले हैं सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलोकॉर्डेटा में स्टडी करेंगे हम ब्रैंकियोस्टोमा, या फिर ब्रैंकियोस्टोमा को और किस नाम से जानते हैं, एम्फिऑक्सिस के नाम से। ठीक है, ये दोनों का एक ही मतलब है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पैलास, उन्होंने क्या कहा था कि ये मॉलस्क है, इन्होंने मॉलस्क का एनिमल समझकर उसको मॉलस्क में रखा था। लेकिन कोस्टा ने इसकी राइट आइडेंटिफिकेशन की थी कि नहीं ये मॉलस्क नहीं है, और साथ में उसको नाम दिया था ब्रैंकियोस्टोमा। और येरेल ने उनको क्या कहा था, एम्फिऑक्सिस। ठीक है, चलें फिर स्टडी करते हैं।
ब्रेंकियोस्टोमा। क्लासिफिकेशन देखते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा में फाइलम कॉर्ड्रेटा, ठीक है, किस फाइलम में आता है ये? कॉर्ड्रेटा में। सब फाइलम एक रेनिएटा, ठीक है, एक रेनिएटा के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सिफेलोकॉर्ड्रेटा का मतलब आप जानते ही हैं, इसको फाइलम कौन सा है? कॉर्ड्रेटा में। कॉर्ड्रेटा के वही 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब आपको टिप पर हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी भाई या फाइनल ईयर में कोई भी एग्जामिनर आता है तो मोस्टली उसके यही क्वेश्चन होता है कि कॉर्ड्रेट्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो आपको ये 3 मेन कैरेक्टर्स आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सब फाइलम की। सब फाइलम कौन सा है इसका? एक रेनिएटा, ठीक है। एक रेनिएटा में आता है मतलब जिसमें क्या चीज नहीं प्रेजेंट होती? ए माने होता है एब्सेंटीज। क्या चीज एब्सेंट है इसमें? क्रेनियम, ठीक है। क्या से एब्सेंट रहता है? क्रेनियम एब्सेंट होता है। क्रेनियम के एब्सेंटीज की वजह से ही इसे हम किस में रखते हैं? सब फाइलम एक क्रेनिएटा में, ठीक है। क्लास सिफेलोकॉर्ड्रेटा। सिफेलोकॉर्ड्रेटा का तो आप जानते ही हैं कि इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो इसकी होल बॉडी में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। क्या रहती है इसमें? नोटोकॉर्ड जो है वो इसकी होल बॉडी में प्रेजेंट रहती है, जबकि ये होल बॉडी का मतलब जो नर्व कॉर्ड है ना उससे भी आगे होती है। वो नर्व कॉर्ड तो भी पीछे रह जाएगी, लेकिन अभी डायग्राम बनेगा तो आप ध्यान दीजिएगा तो उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो उससे भी, नर्व कॉर्ड से भी आगे तक जाती है, उसके पूरे हेड रीजन में। इसीलिए हम उसको किस में रखते हैं? सिफेलोकॉर्ड्रेटा में रखते हैं, ठीक है। तो चले एक डायग्राम देखते हैं क्लास। ठीक है, एक सेकेंड। फाइनली आप लोग प्लीज रिज्वाइन करें पहले।